तो दोस्तों ये चौथा सिद्धांत है हैक का बहुआकृतिक मॉडल सिद्धांत 1960 में आया था। ये भी अपवर्तन चक्र के रूप में एक नया सिद्धांत है जीटी हैक के द्वारा। तो चलिए जानते हैं ये सिद्धांत की क्या मान्यता है, ये सिद्धांत क्या कहता है अपवर्तन चक्र के रूप में। जीटी हैक का बहुआकृतिक सिद्धांत गतिक संतुलन के नाम से जाना जाता है। इनका गतिक संतुलन सिद्धांत डेविस के भौगोलिक चक्र एवं प्लैंक के बहुआकृतिक तंत्र की आलोचना एवं अस्वीकरण से उत्पन्न बहुआकृतिक अंतराल को भरने का एक प्रयास है। तो इनका जो ये सिद्धांत है टोटल जो डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत था और प्लैंक का बहुआकृतिक तंत्र का जो सिद्धांत था, इनकी जो आलोचना है जो अस्वीकरण हुआ था उससे उत्पन्न बहुआकृतिक अंतराल को भरने का एक प्रयास किया इन्होंने अपने बहुआकृतिक सिद्धांत गतिक संतुलन सिद्धांत की मदद से। हैक का जो सिद्धांत है देख लेते हैं। हैक का जो सिद्धांत है का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रदेश में स्थलरूपों के वर्तमान समय में सक्रिय प्रक्रमों के आधार पर व्याख्या करना है। तो किसी भी प्रदेश में जो स्थलरूप है, ठीक है, उसका वर्तमान समय जो सक्रिय प्रक्रम मतलब जो एजेंट हैं, जल प्रवाह है, अपक्षय है, अपवर्तन और अपक्षय हैं, उनका आधार पर व्याख्या करना है। साथ ही साथ हैक ने स्थलरूपों एवं संरचना में समायोजन स्थापित करने का भी प्रयास किया है, जिसके लिए अपलेशियन प्रदेश की शेननडोह घाटी से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। मान्यता इनके सिद्धांत का देख लेते हैं क्या क्या है। पहला, अपवर्तन के प्रक्रमों एवं शैलों की प्रतिरोधिता के मध्य संतुलन होता है। तो अपवर्तन का जो प्रक्रम है, शैलों की जो प्रतिरोधी शक्ति होती है, अर्थात यूँ समझे कि अपवर्तन मतलब यूँ जल प्रवाह जो प्रक्रम है, ठीक है, जो पहाड़ों का अपवर्तन कर रहा है, पर्वतों का अपवर्तन जल प्रवाह कर रहा है, भूदृश्य से जो बना है स्ट्रक्चर, तो वो किसका बना है, कौन सी चट्टानों का बना है। अगर उसमें चट्टान बहुत मजबूत है, कठोर है, तो उसके प्रतिरोधी प्रक्रम है उसके हिसाब से काम करेगा। बहुत मुलायम है उसके हिसाब से वो प्रक्रम काम करेगा। तो वही कह रहा है कि दोनों के बीच में जैसा मुलायम है या कठोर, उसके दोनों के बीच में संतुलन होता है, प्रतिरोधिता होती है, इन प्रतिरोधिता के बीच में संतुलन बना रहता है। पहला इनकी मान्यता है। दूसरा है स्थलाकृति के सभी अंगों में समान दर से अधक्षय होता है। तो स्थलाकृति के जितने अंग होते हैं उनमें समान दर से क्षय होता है, ठीक है। तीसरा है स्थलाकृतिक विशेषताओं एवं स्थलरूपों में अंतर विविधता स्थानिक संबंधों पर है। तो स्थलाकृतिक जो विशेषताएं हैं, ठीक है, स्थलाकृतिक जो विशेषताएं हैं एवं उनमें स्थलरूपों में जो अंतर होता है, ठीक है, वहाँ विविधता स्थानीय संबंधों में होता है। जैसे कि वहाँ की स्थानीय जो होता है, जो अंतर पाया जाता है, अनेक स्थानों की जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उनकी विशेषता अलग अलग होती है, बता रहे हैं। चौथा, जो प्रक्रम आज कार्यरत है उन्होंने ही स्थलाकृति का निर्माण किया। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रक्रम कार्यरत होता है वही स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। चार मान्यता। अब हैक के नए उत्थान एवं अपवर्तन के दौर में संतुलन की विभिन्न दशाओं के संदर्भ में विविधता की अवधारणा का व्यक्त किया। तो हैक आगे बता रहे हैं कि जो उत्थान और अपवर्तन की दर है उनमें जो संतुलन है उनमें विभिन्न दशाओं के संदर्भ में स्थल रूप में जो विविधताएं होती हैं, जो स्थलाकृतिक विविधताएं होती हैं, उसको व्यक्त किया है उत्थान और अपवर्तन की दरों द्वारा। तो पहला है उत्थान की दर अपवर्तन की दर से संतुलित होती है। तो उत्थान जो है अपवर्तन मतलब अंतर्जात बल द्वारा उत्थान होता है, तो बहिर्जात बल उसको संतुलित करता है। अर्थात यदि उत्थान एवं अपवर्तन की दर तेजी होती है तो उच्चावच स्थलाकृति का निर्माण होता है। यह स्थिति तब तक बनी रहती है, मतलब उच्चावच स्थलाकृति तब तक बनी रहती है जब तक उत्थान एवं अपवर्तन की तेजी दर से स्थिर नहीं रहती। अर्थात ये समझो कि उत्थान खूब तीव्र गति से हो गया, स्थलाकृति का निर्माण तीव्र गति से हो गया, तो ये तब तक बनी रहेगी जब तक, मतलब ये जितना तेज हुआ है तब तक इसमें ये जो तेजी आई है इतना तेज, इसको अगर संतुलन करना है इस तेजी को, तो बहिर्जात जो बल होता है अपवर्तन उतना तेजी से काम करता है, उतना तीव्र गति से काम करेगा। इस कारण उत्थान और अपवर्तन की तेज दर स्थिर रहती है, ठीक है। तो या यूँ कहें कि बहिर्जात बल अगर तेज काम करने लगा, तेज गति से अपवर्तन कर रहा, तो उत्थान भी उसी के ताकत अनुसार, उसी की अपेक्षा उत्थान भी होगा। तो ये पहला मतलब यही था कि उत्थान जिस हिसाब से बढ़ता है उसी हिसाब से अपवर्तन होता है, समझ गए आप। दूसरा है जब उत्थान की दर शून्य हो जाती है, अर्थात उत्थान जो है रुक जाता है, तो उच्चावच में भी ह्रास हो जाता है।
यद्यपि इस दशा में भी कटक एवं बिगड़ स्थाकृति बनी रहती है, कटक के शीर्ष का गोलन हो जाता है। तीसरा है, जब उत्थान की दर बढ़ने लगती है तो उच्चावच भी बढ़ता है, ताकि अपर्दन की दर जो अपर्दन की बढ़ती दर बनी रह सके। तो ठीक है, मतलब उत्थान जैसे बढ़ेगा वैसे उच्चावच बढ़ेगा और अपर्दन की दर भी बढ़ती रहेगी, और बढ़ेगी तो बनी रहेगी साथ में। हैक की मान्यता है कि यदि पटल विरूपणी संचलन कर्मशः होता है, मतलब बार बार होता है कर्मशः, तथा इसका संतुलन अपर्दनात्मक क्रिया द्वारा हो जाता है, ठीक है, तो अगर पटल विरूप मतलब अंतर्जात बल बार बार हो रहा है धरातल पर, उत्थान बार बार हो रहा है, तो इसका संतुलन जो है अपर्दनात्मक क्रियाओं द्वारा या बहिर्जात बल द्वारा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्राकृतिक में जब वो एक रूप में से दूसरे रूप में विकसित होती है या सम स्थिति की दशा कायम रहती है, मतलब जब स्थलाकृति एक रूप से दूसरे रूप में, मान लीजिए उत्थान हुआ है, एक स्थलाकृति है, पहाड़ है, और जब उसका अपर्दन होगा तो कई सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, इस बीच की जो गैपिंग होती है इसकी समान स्थिति कायम रहती है, ठीक है। ये क्यों होता है, ये बता रहे हैं कि जो इनकी मान्यता है कि जो जो भी किसी स्थलाकृति का निर्माण तीव्र गति से हुआ है, ठीक है, तो उसका जो विकास विकास जैसे निर्माण हो गया पहला अवस्था, जैसे कि उसका अपर्दन हुआ नदी द्वारा, तो विकास हो रहा है, किसी स्थलाकृति का नया रूप हो पा रहा है, ठीक है, वहाँ का जो लोकेशन क्षेत्र में जहाँ भी अपर्दन हो रहा है। मान लीजिए उत्थान के साथ पटल विरूपणी द्वारा उत्थान हुआ, और उत्थान के साथ हो ये कि वो पहला रूप में, ठीक है, जो उसका उत्थान कोई नदी वहाँ से गुजर रही है, नदी वहाँ से गुजरना शुरू की तो उसको काटेगी तो नया रूप हो जाएगा। तो उत्थान के साथ पहला अवस्था, पहली जो उसकी अवस्था में रूप था, और जो अपर्दन हुआ है दूसरा रूप, इसके बीच में जो दशा होती है, समान स्थिति होती है, संतुलन पैदा रहता है समान रूप से, ये कह रहे हैं। यदि पटल विरूपणी संचरण त्वरित रूप में होता है, मतलब तुरंत होता है, ठीक है, एक कर्मगत नहीं होता, कर्मशः नहीं होता, तुरंत होता है, तो अवशिष्ट इष्टल रूप तब तक परिरक्षित रहते हैं जब तक नई समस्थिति की दशा प्राप्त नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो यदि पटल विरूप अंतर्जात बल द्वारा अचानक उत्थान हो जाए धरातल पर, तो अवशिष्ट स्थिर रूप जो होते हैं, ठीक है, जो अवशिष्ट उसका ऊपरी हिस्सा होता है, तब तक परिरक्षित रहते हैं जब तक नई समस्थिति की दशा प्राप्त नहीं हो जाती, अर्थात वो पहाड़ के कगार तब तक बनी रहती है जब तक नया एकदम संतुलन प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। मान लीजिए अगर अवशिष्ट ही खत्म हो जाएगा, अगर वहाँ से अपर्दन क्रिया नदी कार्य कर रही तो अवशिष्ट ही नहीं है, ठीक है, ऊपरी हिस्सा ही नहीं है, पूरा मतलब तब संतुलन पैदा नहीं हो पाएगा, ऊपरी हिस्सा ही नहीं रहेगा जहाँ से नदी चल रही है, ठीक है। कहीं से भी नदी चलती है तो उच्च से निम्न की ओर चलती है, अवशिष्ट स्थिर रूप नहीं रहेगा, ठीक है, तो संतुलन नहीं कायम हो पाएगा। ये कह रहे हैं कि अवशिष्ट स्थिर रूप परिरक्षित तब तक रचित रहते हैं जब तक नया समस्थिति की दशा प्राप्त नहीं हो जाती, ठीक है ना। है कि ना सत्ता अदा सत्ता सत सत जो सतत अद 6 मॉडल का इनका, ठीक है, का भी निर्माण किया है कि ना, जो सस्ता अद 6 मॉडल का निर्माण किया था, जैसे कि इन्होंने पहला जो बताया है जो इनकी सिद्धांत था, ठीक है, इन्होंने गतिक संतुलन पर किया, इसके साथ साथ इन्होंने सस्ता अद 6 मॉडल का भी निर्माण किया था। इस मॉडल में यद्यपि गतिक संतुलन के लिए प्रवृत्ति की कल्पना की जाती है, तो गति जो संतुलन उसके लिए वो कल्पना करते हैं इस सस्ता अद 6 मॉडल में, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि गतिक संतुलन स्थिर दशा में हो, यह आवश्यक नहीं है। उन्होंने पुनः बताया कि यद्यपि स्थिर दशा की संभावना रहती है, मतलब अगर कोई भूभाग हो स्थिर दशा की संभावना में है, परंतु वास्तविकता में यह स्थिति दुर्लभ होती है, ठीक है। हैक के अनुसार आधार तल के संदर्भ में विकासीय मॉडल की भी कल्पना की जा सकती है। इस संदर्भ में आधार तल की 3 दशाओं को लिया जा सकता है हैक के अनुसार। पहला स्थिर आधार तल, दूसरा आधार तल में वृद्धि, अर्थात आधार जो तल है वो स्थिर हो, दूसरा आधार तल में वृद्धि हो, तीसरा आधार तल में ऑनलाइन ह्रास हो, चौथा ह्रास में नया सामंजस्य स्थापित होता है। तो आधार तल में जो ऑनलाइन ह्रास होता है उससे नया संतुलन स्थापित होता है, यह हैक कह रहे हैं, जो विकासी मॉडल का सिद्धांत होता है। तो एक पहला है जब स्थिर आधार तल होता है,
दूसरा आधार तल में वृद्धि होता है और तीसरा आधार तल में ह्रास होता है, जिससे नया सामंजस्य स्थापित संतुलन स्थापित होता है। ये विकासी मॉडल के अंतर्गत उन्होंने बताया है। ये विकासी मॉडल क्षय मॉडल के अंतर्गत आता है। ये कल्पना किया गया है संतुलन गति को लेकर। अब देख लेते हैं इनके अनुसार तीनों अवस्थाओं को जो ये कल्पना किए हैं, ठीक है, विकासी मॉडल को लेकर। स्थिर आधार तल में वृद्धि तथा आधार तल में अवनयन कैसे होता है। इस तरह प्रश्न दशा के संदर्भ में यदि कोई भाग उत्थित होता है, मतलब उत्थान होता है, तथा उत्थान के बाद वो दीर्घ काल तक स्थिर रहता है। यो मान लीजिए कि कोई विवर्तनिक अंतर्जात बल के कारण किसी धरातल में उत्थान हो गया लोकेशन पर, उत्थान के बाद वो दीर्घ काल तक स्थिर रहता है, मतलब वो रुका रहता है, ठप रहता है। अतः स्थिर आधार तल मतलब स्थिर रहता है, आधार जो तल है। तो अपक्षय एवं अपवर्तन द्वारा इस स्थलखंड का अंततः आधार तल के बराबर अवनयन हो जाता है, मतलब आधार तल के बराबर ही जो स्थिर आधार तल है उसका अवनयन हो जाता है, ह्रास हो जाता है। प्रारंभ से अंत तक अवनयन की दशा में स्थल रूपों में जो परिवर्तन होते हैं वो विकासी अनुक्रम में होता है। अर्थात यूँ समझे कि मान लीजिए कोई उत्थान हुआ है, नदी उसका अपवर्तन कर रही है, तो जो उसका रूप परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उस स्थल का ह्रास द्वारा, मतलब उसका अपवर्तन द्वारा, ठीक है, तो विकास के रूप में ही हो रहा है, मतलब नया रूप हो रहा है, उसका विकास ही हो रहा है। हैक के अनुसार स्थिर आधार तल की दशा में अंतिम स्थलाकृति कटक एवं बीहड़ कर्मित जाल होता है। तो हैक बता रहे हैं कि जो स्थिर आधार तल होता है इसमें जो निर्माण होता है, ठीक है, मान लीजिए किसी चोटी पर कटक क्या होता है कि कोई पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा जो होता है, ठीक है, कटक जैसा होता है, कटक ऐसे होता है, इस आकार में का पहाड़ जो ऊपरी हिस्सा होता है कटक होता है। तो वही बता रहे हैं हैक के अनुसार स्थिर आधार तल की दशा में अंतिम स्थलाकृति जो होती है कटम एवं बीहड़ का कर्मिक जाल होता है, जो निम्न उच्चावच वाले होते हैं, मतलब वो पहाड़ों में होते हैं, नदियों द्वारा जब अपरदन हो जाता है पहाड़ों में तो कटक का निर्माण होता है, मतलब दोनों छोर से। मान लीजिए कोई पहाड़ी छोर है, पहाड़ी का सबसे ऊंचा, दोनों ओर से नदी गिर रही है इसे, तो उससे जो अपरदन करके लाएगी तो उससे जो स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है ये इस आकार से ऐसे ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इससे जो निर्माण हो रहा है उससे कटक कहते हैं, कटक बीहड़ का कर्मिक जाल कहते हैं, जो बहुत कम ऊंचाई का होता है, ठीक है। तो कटक क्या होता है, पहाड़ों में होता है, ये ऐसे होता है इस आकार में, ऊपर का छोर एकदम चौक होगा, एकदम मतलब लंबा सा सर्पिला आकार में और उबड़ खाबड़ रहता है। इस तरह स्थिर आधार तल की दशा में उच्चावच में क्रमशः एवं कर्मिक का उन्नयन एवं ह्रास होता जाता है। तो बता रहे हैं जो स्थिर उच्चावच की उत्थान हुआ है अचानक, उसका स्थिर जो हुआ है उसमें ह्रास होता रहता है। ये प्रक्रम होते हैं जल प्रवाह एवं अपक्षय, इनके द्वारा अपरदन होता है, ठीक है। ये पहला हो गया समाप्त। अब दूसरा देखते हैं। देखिए बता रहे हैं यदि आधार तल में वृद्धि होती है तो आधार तल का धनात्मक संचलन होता है। तो आधार तल में यदि वृद्धि होती है तो निचली घाटी जलमग्न हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर भाग में इसका आधार तल में वृद्धि का प्रभाव नगण्य होता है। यूँ समझें कि मान लीजिए कि ऊपरा हिस्सा है अपर वक्र, एक निचला हिस्सा है लोअर वक्र, मतलब नदी में जो नदी का निचला हिस्सा होता है, एक ऊपरी जो चोटी का हिस्सा होता है, तो दोनों किनारे जो होते हैं, तो जो निचला हिस्सा होता है जलमग्न हो जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो होता है उसके आधार तल में वृद्धि होता है, ठीक है। मतलब जो आधार तल में वृद्धि का प्रभाव नगण्य होता है। जो उसका आधार तल है, सॉरी, जो उसका आधार तल है ऊपरी हिस्से का, नदी का ऊपरी हिस्से का, उसका जो वृद्धि है वो ना के बराबर होता है, परंतु स्थलाकृति में अवनयन होता है, मतलब स्थलाकृति जो है उसमें ह्रास होता है। इस तरह हैक ने बताया कि नदी के परिच्छेदिका एवं नदी के सामान्य कार्य जिनके द्वारा ढालों का विकास होता है नदी के ऊपरी भाग की दशाओं से प्रभावित होते हैं, न कि उसके निचले भाग की दशाओं पर। अर्थात नदी जो ऊपरी भाग से ही जो आधार तल में वृद्धि हो रहा है, निचले भाग से ऊपरी भाग से निचले भाग की ओर प्रभावित होती हैं, ये प्रभाव डालती हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं हैक महोदय। तो नदी क्या है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपरी जो भाग है वो धनात्मक है, और निचले जो भाग है, निचला वाला नदी का हिस्सा है, उसे हम ऋणात्मक कहते हैं, जो जलमग्न हो जाता है। तो दोनों जो साइड के हिस्से होते हैं, ठीक है, नदी के, वो धनात्मक, मतलब डूबते नहीं है, जल में नहीं गिरते हैं, जल से नहीं डूबते हैं, लेकिन जो निचला हिस्सा होता है, ठीक है, वो जलमग्न हो जाता है। अर्थात यूँ क्या पहाड़ों जो जहाँ से नदियाँ गुजरती हैं, जो तल होता है
तो जलमग्न होता है। आज जो जहाँ से नदी चली है वहाँ पर वो हिस्सा जो होता है जलमग्न नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। इस पर जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो हरास के द्वारा अर्थात अपरदन द्वारा होता है। पहाड़ों के जो अपरदन होता है उसके द्वारा होता है कि न। अपनी इस अवधारणा के आधार पर हाटन ने एक प्रस्तावित नदी के श्रेणीकरण की योजना के सत्यता को सत्यापित किया है। तो ये इनका दूसरा था कि नदी अगर किसी उद्यान जगह से वृद्धि हो रही है, कोई उत्थान हो रहा है, वहाँ से निकल रही है, एक संक्षिप्त में बताऊं तो वहाँ से अगर नदी निकल रही है, ठीक है, तो उसके जो ऊपरी हिस्सा है वो जलमग्न नहीं होगा, निचला हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि नदी अपनी तली को काटते हुए आगे आएगी और निचले हिस्से को जलमग्न करती जाएगी तली को अपने, ठीक है। बाद में पार्श्विक ढाल करती है। तो इनसे जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है पहाड़ों पर या मैदानी भागों में, वो जो स्थलाकृतियों निर्माण होता है वो अवनयन ह्रास है। ये नदी जो अपरदन करती है वो चट्टानों में जो ह्रास करती है, कटाव करती है, उससे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यही बताना चाह रहे हैं हैक महोदय। तीसरा है यदि धरातल में अवनयन मतलब धरातल में ह्रास ऋणात्मक संचलन होता है, मतलब जो धरातल है, तीसरा बता रहे हैं धरातल में अगर जो ह्रास है ऋणात्मक रूप में होता है तो नदी के नए आधार तल के पास तीव्र गति से अपरदन होता है। तो आधार जो तल होता है, अर्थात ये कहें कि अगर जब आधार जो तीसरा अवस्था हम बता रहे हैं कि कोई पर्वत है, ठीक है, पर्वत से जब नदी आ गई है निचले हिस्से में, तो आधार जो तल है उसमें अगर ह्रास हो रहा है, नीचे आ रही नदी, तो नदी के नए आधार तल के पास तीव्र गति से अपरदन होगा। तो आधार जो तल होता है उसके पास की जो किनारा होता है उसके पास तीव्र गति से अपरदन होगा, ये हैक महोदय बता रहे हैं। तथा इसका प्रभाव वृहद क्षेत्र में पड़ता है। इस प्रक्रिया के साथ ही साथ ढाल एवं शैल प्रतिरोधित में नया सामंजस्य स्थापित होता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि यदि आधार तल में अवनयन ह्रास होता है, अवनयन का मतलब होता है ह्रास, तो नदी के नए आधार तल के पास जो नदी का नया आधार तल है, ठीक है, आधार तल मतलब जो नदी आधार तल को हमेशा अपने तली को प्राप्त करती है, तो नया आधार जो तल है उसके पास तीव्र गति से, बहुत तेज गति से अपरदन होगा, ठीक है। तथा इसका प्रभाव बृहद क्षेत्र में पड़ता है, बहुत बहुत बृहद क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र में पड़ता है।